क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसकी कमियां क्या क्या थी, सीमाएं क्या क्या थी। समाज में सारे जो वर्ग थे सभी वर्ग पर स्वराज की अमूर्त अवधारणा काफ़ी कम देखने को मिलती थी भी। इसका एक ही राष्ट्र समूह के यानी इसका एक जो कारण था वो क्या था, एक और समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था इसके अंदर, जो दलित कुचले हुए लोग कहलाते थे। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। 1930 के बाद ध्यान देना भी। और कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस जो है रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। महात्मा गांधी ने हरिजनों को यानी अछूत जो थे, जिनको दलित और पिछले कुचले हुए दबे कुचले हुए लोग मानते थे, उनको किसकी संतान बताया? हरिजन भगवान की। उन्हें आप सबको पता भी है कि उन्हें मंदिरों में, सार्वजनिक तालाबों में, सड़कों पे, कुओं पे अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया महात्मा गांधी ने। मैला ढोने वालों जो मैला ढोते थे उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। कौन? महात्मा गांधी साफ करने लगे शौचालय। अपने हृदय में बदलाव लाने और अस्पृश्यता के पाप को त्याग करने के लिए ऊंची जाति के लोगों को उन्होंने आह्वान किया, यानी अपने दिल में बदलाव लाने और जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, इसके पाप को त्याग करने के लिए उन्होंने ऊंची जाति के लोगों से कहा कि ऐसा न करें। किंतु दलित नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने समुदाय की समस्याओं का अलग से ढल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे, यानी यूनियन बनाने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहाँ से उनके जो विधायी परिषदों के चुनाव हुए तो उनके जो एमपी और एमएलए हैं वो चुनकर आगे जाएं, और वो भी दलित। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीति से ही दूर नहीं होगी। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम थी, सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में ये बात साफ तौर से दिखाई देती थी कि उनका संगठन काफ़ी मजबूत था। अब इनके जो है इनके लिए आंदोलन चलाया जाएगा महात्मा गांधी के साथ मिलकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को क्या एक ग्रुप बनाया, दलित वर्ग एसोसिएशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को लेकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की और महात्मा गांधी के साथ उनका दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। और इस मांग को लेकर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें काफ़ी बहस हुई। औपनिवेशिक सरकार यानी जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा अंबेडकर की मांग को स्वीकार करने के बाद औपनिवेशिक सरकार ने अंबेडकर की जो मांग थी कि हमारा अलग से हमारे विधायक हों, एमएलए हों, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला हो, इसकी मांग को स्वीकार करने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इसके बाद महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जो व्यवस्था से है उससे समाज में एकीकरण की जो भावना है वो ढीली पड़ जाएगी, एकता खतरे में हो जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी की राय मान ली और सितंबर 1932 में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर किए। इसमें समझौता क्या था अभी? दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। यानी इनके लिए कुछ सीट सेंट्रल लेवल पर और कुछ जो है विधायी स्टेट लेवल पर रिजर्व होने लगी, आरक्षित होने लगी। और उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता था। कुछ लोग थे जो दलित आंदोलन था इसको डाउटफुल देखते थे।
और भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो कांग्रेस से कटा हुआ महसूस होने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखाई देने लगी। यानी कांग्रेस जो है हिंदुओं से जुड़ती हुई दिखाई देने लगी मुसलमानों को, और मुसलमान जो है दूर जाने लगे। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे और कई शहरों में हिंदू और मुसलमान के बीच जो है धर्म को लेकर झगड़े होने लगे, टकराव और दंगे होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला जो है बढ़ता गया। 1927 में देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, यानी पार्टी तो क्या थी, एक थी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के द्वारा फिर से गठबंधन बनाने की कोशिश की गई। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो किस बात को लेकर थी? विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर। मुस्लिम लीग के नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दे दी जाए तो जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, जैसे बंगाल और पंजाब में है, मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी वे इस मांग को छोड़ सकते हैं, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु उन्हें इसके बदले में बंगाल और पंजाब में उनकी संख्या के हिसाब से सीट दी जाएं। तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस चली रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम बुराई शुरू कर दी, कमी निकालना शुरू कर दिया। हिंदू महासभा का जो सदस्य था, कौन था? M.R. जयकर, और उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच जो ये झगड़े थे इनकी खुलेआम बुराई शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे की समाधान यानी हल होने की सारी समस्याएं खत्म हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभिक चरणों में उस समुदाय के बीच एक प्रकार का संदेह और आत्मविश्वास की भावना पनप गई थी। मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको ये डर था कि हिंदू संख्या के हिसाब से ज़्यादा हैं और उनका वर्चस्व यहाँ पर बना रहेगा, और ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक यानी जो मुसलमानों की संख्या कम थी उनकी संस्कृति और पहचान जो है खो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले हम 2 पॉइंट और बचते हैं जो पीछे चलते हैं अभी। जैसे पीछे का बचा हुआ था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बॉक्स नंबर 1। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन यानी अपनी जो यूथ है उसको दीपक के रूप में या क्या कहेंगे नैवेद्य के रूप में लेके आए हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष है वो अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। यानी ये राष्ट्रवादी थे, वास्तव में सच्चे राष्ट्रवादी ये मानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष है वो अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का गठन किया गया, इसकी स्थापना हुई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और उसी साल उन्होंने उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे
बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। तो ये उसके विचार हैं। क्रांति मानव जाति का एक जन्म से ही प्राप्त अधिकार है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है, क्योंकि वही सभी के लिए अनाज उगाता है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है, यानी उसी की मदद से सत्ता हाथ में आती है। इन आदर्शों के लिए और विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम इसका स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना जीवन जो है नैवेद्य, धूप और अगरबत्ती के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्शों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं कि क्रांति के आगमन की उत्सुकता की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद कहा। तो ये भगत सिंह बटुकेश्वर बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान है 6 जून 1929 के। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे डेट है 1918-19 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट, और जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन, फरवरी 1922 में चोरा चोरी, और मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है। 2 वर्ष से चला रहा आंदोलन खत्म हो जाता है। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे स्वराज की स्थापना की मांग होती है। 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना होती है। मार्च 1930 गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं नमक कानून का उल्लंघन करके। और मार्च 1931 गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही। इसको याद करें, समझें और लिखें अपनी कॉपी।